साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी कड़वा सच। आइए कहानी सुनते हैं। दूसरे मेहमानों के साथ जब रजनी ने भी अपना सामान बांधना शुरू किया तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। यह कोई शराफत है? यह तो हुआ नहीं कि 4 दिन पहले से आकर मेरा हाथ बटाए। ऐन बारात चलने के वक्त महारानी टैक्सी से उतरी है और अब जाने के लिए भी सबसे पहले तैयार खड़ी हो। हद है। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें छुट्टी का प्रावधान नहीं है? छुट्टियां तो मेरी सबकी सब बाकी है, पर क्या? मियाँ की याद आ रही है तो साथ लाना था ना। मैंने तो सपरिवार आने को कहा था। एक तो मुंह उठाए अकेली चली आई और अब नखरे दिखा रही हो। कोई टेलीफोन नंबर है तो दे दो, मैं अभी कोकिल जी को फोन लगाती हूँ। पागल हुई हो? ये कोई उम्र है उनके लिए बिसुरने की? मैं तो पिंकी के लिए जल्दी मचा रही थी। क्यों, उससे क्या हुआ? होना क्या है, एक हाथ बेटी होती तो पता चलता। लड़की को घर छोड़कर आते हुए कैसा लगता है। तो उसे भी ले आती ना। मेरा बेटा तो बहन के लिए तरसता ही रह गया। यहाँ जो भी आई सब शादीशुदा थी। बस दिन भर अपने बच्चों को टांगे हुए पति के आगे पीछे डोल रही थी। दूल्हे के पास घड़ी भर बैठने के लिए भी किसी को फुर्सत नहीं थी। ना कोई हंसी ना मजाक। सच, पिंकी आती तो रौनक ही हो जाती। नेहा को भी साथ हो जाता। उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं ना, इसलिए तो नहीं ला सकी। उसे लेकर आती तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं थी। तुम जितने दिन कहती मैं रुक जाती। वैसे अभी तुम्हारा चिंता करना फिजूल है। घर पर पिंकी अकेली थोड़ी है। उसके भाई है, पिता है, फिर चिंता कैसी? वह एक कसैली सी हंसी हंस दी। लड़कों का कोई भरोसा होता है? हवा की तरह इधर से आए और उधर निकल गए। और उनके पिता, वे तो बच्चों से भी बदतर है। बिना कहे सुने घर से गायब हो जाएंगे तो आधी रात गए घर लौटेंगे, और घर में रहेंगे तो अपने जैसे 4 निठल्लों को जोड़ लेंगे। हम माँ बेटी चाय बना बनाकर हलकान हो जाती हैं। ऐसे ऐसे नमूने इकट्ठा कर लेते हैं कि देखकर उबकाई आती है। मुझे एकदम हंसी आ गई। वह चिढ़ गई। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो बात ही है। तुम शायद भूल गई कि कभी ऐसे ही नमूने पर तुम जान छिड़कती थी। मुझे खूब याद है। भूलने की मोहलत ही कहाँ मिली है। एक नमूना तो जिंदगी भर के लिए गले में बांध दिया है। इसलिए तो डरती हूँ मेरा बस चले तो उन लोगों की छाया भी पिंकी पर ना पड़ने दूं। मेरा जो हुआ सो हुआ, अब उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हो? मैं हैरत से उसे ताकती रह गई। क्या यह रजनी बोल रही है? क्या इसी रजनी ने कोकिल जी के लिए घर से भागकर शादी की थी? घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। कोकिल जी के विजातीय होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, पर उनके कवि होने पर सख्त ऐतराज था। ऐसे लोगों को वे घर गृहस्थी के लायक नहीं समझते थे। पर उस समय रजनी ने बड़ी दिलेरी से कहा था, मैं तो चाहती ही नहीं कि वे घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े। मैं तो चाहती हूँ कि वे दीन दुनिया से बेखबर होकर बस लिखते रहे। रही खर्चे की बात, तो 2 आदमियों का खर्चा होता ही कितना है। उतना तो मैं भी कमा सकती हूँ। आखिर मेरी डिग्री किस दिन काम आएगी? रजनी का वह तेज, वह दर्द कहाँ बिल गया? यह तो उस पुरानी रजनी की परछाई भी नहीं लगती है। कैसी बुझ-सी गई है। एक बात अच्छी हुई कि मेरी बहुत मनाने पर वह 2-4 दिन रुकने के लिए राजी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। भीड़ भाड़ में ढंग से बात भी नहीं हो पाई थी। मुझे तो लग रहा था बरसों हो गए हैं हम लोगों ने जी भर के बातें ही नहीं की। इंदौर तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ, पर मेरा पूरा वक्त रिश्तेदारी निभाने में ही बीत जाता है। रजनी भी अपनी नौकरी, अपनी गृहस्थी में व्यस्त रहती है। पहले किसी फुर्सत अब दोनों के पास नहीं है। इसके बावजूद जब कभी मिलना हुआ, हमेशा लगता रहा कि रजनी में अब पहले किसी उष्मा नहीं रही। सब कुछ बड़ा औपचारिक सा लगता। कोकिल जी भी अब पहले जैसे मस्त मौला नहीं रह गए थे। उनके ठहाके भी खोखले लगते थे। रजनी से मिलने के बाद एक अजीब सी उदासी मुझे घेर लेती। लगता कि वह बहुत बदल गई है, पर फिर अपने मन को समझाती, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं ही क्या पहले वाली रह गई हूँ? सच तो यह है कि हमें अपने बुढ़ापे का पता अपने हम उम्र को देखकर ही लग पाता है। फिर भी मुझे अच्छा लगा कि रजनी रुक गई। शायद इस माहौल में हम ज्यादा खुलकर मिल सकेंगे।
रजनी का बिस्तर मैंने अपने कमरे में ही लगवा लिया था। सोचा था रात भर जमकर गप्पे होगी, पर बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। पिछले 8 दिनों में पहली बार मुझे जरा ढंग का बिस्तर मिला था। सब कुछ ठीक ठाक निपट जाने से मन पर कोई तनाव भी न था। थकान तो खैर थी ही, नींद आना स्वाभाविक ही था। रजनी भी बेसुध होकर सोती रही। मुझे तो मुंह अंधेरे उठना ही पड़ा। 2-1 मेहमान जीटी से जाने वाले थे, पर रजनी 9 बजे तक सोती रही। मैंने भी उसे नहीं जगाया, पर जब घर में चाय का चौथा राउंड शुरू हुआ तो मुझसे नहीं रहा गया। चाय लेकर उसके सिर पर ही जा खड़ी हुई। मैडम, बेटी हाजिर है, आप उठिए भी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर मेरी ओर देखा, फिर एक भरपूर सी अंगड़ाई लेकर उठ बैठी। मेरे हाथ से चाय का कप लेकर बोली, थैंक्स। पता है आज कितने दिनों बाद मैं इतना सोई हूं। कितने अरसे के बाद मुझे किसी ने बिस्तर पर चाय दी है। इसलिए तो कह रही हूं कि महीना 15 दिन रह जाओ, मैं रोज तुम्हें बिस्तर पर चाय दिया करूंगी। मेरा बस चले तो मैं हमेशा के लिए रह जाऊं। सच, रोज की भागम भाग से एकदम थक गई हूं। कभी कभी मन करता है नौकरी छोड़ दूं। तो छोड़ दो, तो छोड़ दो। उसने मेरा मुंह चिढ़ाया। नौकरी छोड़ दें तो खाएंगे क्या? उसके स्वर में एक अजीब सी वेदना थी। मैंने हौले से पूछा, कोकिल जी क्या सचमुच कुछ नहीं करते? करते क्यों नहीं, दिन भर कागज काले करते हैं, सिगरेट फूकते रहते हैं। मैंने उसके व्यंग को अनसुना करके कहा, आजकल तो सुना है कविताओं पर भी अच्छा पारिश्रमिक मिलता है। छपेगी तभी तो मिलेगा, आधी तो लौट आती है। जो छपती है उनके पारिश्रमिक से तो टाइपिंग का खर्चा भी नहीं निकल पाता, डाक खर्च अलग। कवि सम्मेलन में तो जाते होंगे। आजकल के कवि सम्मेलन सुने हैं कभी? वहां तो हास्य रस के कवियों की ही पूछ होती है, या फिर गलाबाज कवि रंग जमाते हैं। तुम्हें तो याद होगा ये कितना अच्छा गाते थे, पर सिगरेट पी पीकर गले का सत्यानाश कर लिया है। कहीं जाते हैं तो बुरी तरह हूट हो जाती है। बच्चों को तो इतनी शर्म आती है कि क्या बताऊं। सुनकर सचमुच बहुत बुरा लगा। वे स्वप्न दिन याद आए जब हम लोग रात रात भर जगकर कवि सम्मेलन सुनते थे। कोकिल जी तो उन दिनों धूम मचाए हुए थे। लड़कियां तो उनके पीछे दीवानी थी, जिनमें रजनी तो मीराबाई ही बनी हुई थी। कितनी तपस्या से, कितनी मुश्किलों से उसने गिरधर गोपाल को पाया था, पर उसका स्वप्न पुरुष आज उसके लिए खलनायक क्यों बन गया है? उसकी सतरंगी कल्पनाओं का महल खंडर में क्यों बदल गया है? बुरा लगने की तो बात ही थी। रजनी मेरे यहाँ 3-4 दिन रही, पर ज्यादातर वह सोती ही रही। लगा कि पता नहीं कितने दिनों की नींद पूरी कर रही है। शेष समय हम लोग बैठे गप्पे मारते रहे। एक दिन अचानक बोली, तुमने तो मुझे पीहर का सा सुख और आराम दे दिया। मैं तो अब तक इस सुख से अनजान ही थी। आज पता चला कि बुढ़ापे में भी आंखों को पीहर याद आता है। उसकी बात केवल बात नहीं थी, व्यथा का एक पूरा दस्तावेज थी। मैंने तरल होकर पूछा, रजनी, क्या अब भी वे लोग तुमसे नाराज है? मैं तो सोच रही थी कि इतने सालों में सुलह हो गई होगी। सुलह कहाँ से होनी थी? इतने दिनों तक जब अम्मा बाबूजी ही नहीं पसीजे तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता। भाइयों के पास अपनी गृहस्थी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। कोई बात नहीं, मैंने जैसे उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारा जब जब पीहर जाने का मन हुआ करे तुम मेरे यहाँ चली आना। हाँ, सो तो अब आना ही पड़ेगा, पर एक बात है, अब मैं तुम्हें अपने यहाँ कभी नहीं बुला पाऊंगी। मुझे बहुत संकोच होगा। क्यों? मेरे यहाँ ना ऐसा बंगला है, ना गाड़ी है, ना नौकर चाकर है। पागल हुई हो? यह सब क्या मेरा अपना है? वह सारा वैभव तो सरकारी नौकरी का प्रसाद है। जब तक नौकरी है ये ठाठ है। वैसे हमारी औकात तो तुम जानती हो। याद है ना, हमने अपनी जिंदगी 1.5 कमरे के दड़बे से शुरू की थी। याद है, उन दिनों मुझे तुम पर बड़ी दया आती थी। तुम्हारी शादी मुझे बड़ी ही अनरोमांटिक लगती थी। रोमांस को लेकर मेरी कल्पनाएं बड़ी ऊंची थी। अच्छा, मैं घर से एकाएक क्यों भाग गई थी जानती हो? कोकिल जी के लिए ही तो। हाँ, घर तो उन्हीं के लिए छोड़ा था।
पर ऐसी हड़बड़ी में शादी करने का पहले से कोई इरादा नहीं था। पर उन दिनों मेरी एक जगह शादी की बात चल रही थी। शायद मेरे लक्षण देखकर बाबूजी ने मुझे जल्दी से विदा करने का फैसला कर लिया था। लड़का बैंक में क्लर्क था। उसी शाम वे लोग मेरी गोद भरने आ रहे थे। एकाएक मुझे जैसे इल्हाम हुआ कि मैं किसी क्लर्क की बीवी बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मेरा जन्म तो महाकवि की पत्नी बनने के लिए हुआ है। इतनी सी बात मन में आई और मैं चल दी। पल भर को भी यह नहीं सोचा कि मेरे इस तरह के एकाएक गायब हो जाने से अम्मा बाबूजी पर क्या बीतेगी, घर वालों की कैसी हंसी उड़ेगी। अब लगता है किसी तरह धर पकड़कर बाबूजी मुझे बैंक वाले से ब्याह देते तो अच्छा होता। 2-4 दिन रो धो लेती, फिर सब ठीक हो जाता। कम से कम जिंदगी भर की फजीहत से तो बच जाती। छी रजनी, ऐसा नहीं कहते, मैंने उसे झिड़की दी। अतीत को लेकर इस तरह सोचोगी तो तुम अपने वर्तमान को भी दुभर बना लोगी। और यह तुम्हारा भ्रम है कि उस शादी से तुम सुखी हो जाती। आज तुम अपनी मर्जी की शादी करके मोह भंग का दुख झेल रही हो। बैंक वाले से शादी हो जाती तो जीवन भर प्रेम भंग की पीड़ा भोगती रहती। हर हाल में दुखी तुम्हारा पाथेय होता, क्योंकि शायद तुम यही लिखवा कर लाई थी। रजनी फटी फटी आंखों से मुझे देखती रह गई। शायद मैं बहुत कड़ा सच बोल गई थी, जिसे गले से उतारना उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी कड़वा सच।